बताया कि नहीं ये एक डीएम की गाड़ी थी, और तब मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि यार एक डीएम की गाड़ी आने से पूरा सोसाइटी में इतना हलचल समझ गया। दिन तब मुझे कहीं से मिला का बिलीव इन योरसेल्फ। और आप देख रहे होंगे कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और 10 रूल्स हैं अपनी लाइफ में जो आपको पॉजिटिव बनाते हैं। नोट्स एक्चुअली एक सिनाप्सिस है कह सकते हो, जो हमारा मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो हिस्ट्री। कभी कभी लगता है यार पढ़ने का मन नहीं है तो कुछ नहीं, सेंट मार लो, टेबल पे अपने बैठ जाओ, टेबल के सामने चेयर पे बैठो, उस सेंट की बस भीनी भीनी सी खुशबू लो तो भी एक एहसास होता है। तो इसलिए हम तो हमेशा इसको अपने साथ ही रखते हैं भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमें सुनील बर्नवाल सर के साथ, जो कि अभी हाल ही में यूपीपीसीएस का जो रिजल्ट आया था उसमें रैंक 3 के साथ आरओ पद के लिए चयनित हुए हैं। तो सर की यहाँ पर लाइव जानेंगे कि मुखर्जी नगर में उनका क्या संघर्षों के साथ आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उनका रूम मेंटेनेंस कैसा था, किस तरीके से उन्होंने अपने रूम में चीज़ें कर रखी थी, साथ ही वो क्या स्ट्रेटजी, टाइम टेबल और मोटिवेशन क्या रहा, इस वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। और नए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस, मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से हूँ और इस वीडियो बनाने के संदर्भ में हम आप लोगों से मिलते हैं कि ये देखिए मेरा अपना स्टडी रूम है। इस स्टडी रूम के संदर्भ में आपको बताते हैं कि किस तरह से हम अपना प्रिपरेशन करते हैं, कैसे प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं, ये हमारा विश्व का मैप है, आप लोग परिचित होंगे। और हम बेसिकली इस मैप को अपने बिल्कुल ठीक स्टडी टेबल के ठीक सामने में लगा रखा है हमने। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कभी तैयारी के संदर्भ में हमें कुछ ज़रूरत होती है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना होता है, कि जैसे अभी जस्ट रिसेंटली सुएज कैनाल का इशू आया था, तो हम उसे या तो गूगल में सर्च करें। जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में एक्स्ट्रा चीज़ें करने लगते हैं। सो मैप एक बेटर आइडिया है कि हम सुएज कैनाल इस मैप में देख लेते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं कि हम एक हमारा देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल पर आप हमारा बैग है, यहाँ पे बुक्स है। बुक्स के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक छोटी सी हमारी डायरी है। इस डायरी में हम अपना वो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है, जैसे हमें जो लगता है कि नहीं क्या चीज़ एक हो सकता है, तो हम उसे आप देख सकते हैं वाक्यांश एक शब्द। एक्चुअली यूपीपीसीएस की तैयारी के संदर्भ जो आप आएंगे, चाहे आरओ का हो, आरओ हो, या फिर यूपी का जो एसडीएम का जो पोस्ट मिलता है ना, जिसे पीसीएस हम लोग बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग में आप देखेंगे इस तरह की चीज़ों को पूछता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये छोटी सी डायरी मेरा हिंदी का एक की नोट्स है, जिसमें आप वाक्य, शुद्ध वाक्य, आप यहाँ पे अगर देखेंगे शुद्ध वाक्य हमने लिख रखा है। तो एक इस तरह से कुछ हम नोट्स भी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं ना, इस तरह से हम एक नोट्स अपना बना के रखते हैं। नेक्स्ट आप ये देखेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एक्चुअली अगर हम अपने संदर्भ बात करें तो थोड़ा सा टाइम जब ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी हम डीमोटिवेट होते हैं, तो हम इस तरह की बुकों का भी सहारा लेते हैं। तो ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और बहुत सारी किताबों का। तो जैसे हम इस तरह से विजन के करंट अफेयर्स, विजन की नोट्स को भी हम लोग कैरी करते हैं। और बहुत सारे एनसीईआरटी एक हमारी लाइफ का हिस्सा है, या जैसा कि आप ये देख सकते हैं एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है और हम तो खूब पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट एक और हम बात करेंगे यहाँ पे, एक ये है योजना कुरुक्षेत्र है, तो सरकार की चीज़ सरकार निकालती है, बट ये हमारी लाइफ का हिस्सा, हमारी तैयारी का हिस्सा है और इसे हमें अच्छे से करना है और हम इसे करते भी हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप ये देख रहे होंगे किसी ने गिफ्ट दी है तो ऐसे गाड़ी में लगाने के लिए, और एक्चुअली अब जब सिलेक्शन हो गया तो मैं अभी से ले जाके अपनी गाड़ी में ही लगा दूंगा, बट किसी दोस्त ने हमें दिया था ऐसे गिफ्ट के रूप में, तो अभी तो फिलहाल हमारे टेबल पर है और हमें बहुत मोटिवेट भी करता है। नेक्स्ट वन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको हम बताएंगे यहाँ पे। आप देखें कि ये एक्चुअली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और हम इसे भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा कहते हैं। बेसिकली जब मैं कभी लगता है कि नहीं रिजल्ट कोई निगेटिव हो जाता है, तो हम इसे, मूड बिल्कुल साफ होता है, जब मूड बिल्कुल ऑफ होता है ना, तो उस टाइम पे मैं इसको खूब यूज किया करता था। और इसके संदर्भ में इसी के रिगार्डिंग एक और बात जोड़ेंगे हम, कि हम कलाम जी से थोड़ा सा मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ। कलाम जी की एक बात कहते थे कि जब आपको लगेगा ना कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो, आपको लगे कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं, तो आप म्यूजिक सुनो या म्यूजिक के साथ रहो, किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो ये मेरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट माउथ ऑर्गन जिसे हम कहते हैं। एक बार सर थोड़ा सा झलक दिखा देते तो। जी बिल्कुल, ऐसे तो मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है, हमने थोड़ा सा, एक्चुअली ये सिविल की तैयारी की दुनिया ऐसी कि यहाँ पे हम किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। तो परफेक्ट तो नहीं, बट मैं ऐसे ही मज़ा लेता रहता हूँ, रात में अपना बजाता रहता हूँ, तो थोड़ा सा ज़रूर ट्राई करूँगा मैं।
वेरी नाइस। तो ये इंस्ट्रूमेंट जैसा कि हमने कहा लाइफ का हिस्सा है और मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूँगा आगे भी कभी भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम जैसा कि कलाम जी की बात की हमने। कलाम जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप कभी भी उनकी बहुत सारी बुकों को आप देखेंगे, चाहे वो अग्नि की उड़ान आप देखेंगे, या फिर उन्होंने जैसे जो भी एक स्पिरिचुअलिटी पे जो बात की है कि हमेशा उन्होंने कहा कि देखिए जब आप लगे कि बिल्कुल आपके साथ सब कुछ खत्म होने वाला है, तब कोई एक होप होता है, एक छोटी सी किरण होती है जो आपके होप को आगे बढ़ा देती है, आपको सक्सेस कर देती है। और मेरी भी लाइफ में इस तरह के बार बहुत इंसिडेंट हुए हैं जब 1 नंबर से 2 नंबर से सिलेक्शन रुका है, उसकी आगे हम बातें करेंगे। तो मैं कलाम जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहा हूँ। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक आप छोटा सा ये देखेंगे, एक ऐसे हमने बना रखा है, एक बिलीव इन योर सेल्फ। एक्चुअली हम थोड़ा सा बहुत छोटी सी एक बात यहाँ पे करेंगे कि मेरी माँ का बहुत रिसेंट ही डेथ हुआ है, जस्ट 1 से 1.5 साल 30 सितंबर को। तो उस समय मुझे लगा था कि क्या नेचर आखिर क्या चाहती है। मेरा जस्ट यूपी पीसीएस का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था और मैं अपनी माँ का इलाज करा रहा था और अचानक से मेरी माँ मेरे बीच नहीं रही और मैं बहुत मतलब उस समय मुझे लगा कि क्या चाहिए। दिन तब मुझे कहीं से मिला का बिलीव इन योर सेल्फ। और आप देख रहे होंगे कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और 10 रूल्स हैं अपनी लाइफ में जो आपको पॉजिटिव बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हमने अपने लाइफ में मतलब अपने एक स्टडी का पार्ट एक बना दिया है ना। नेक्स्ट वन हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हमारे रूम में आगे आप देखेंगे ये देखिए मेन रूम, मतलब जो हमारी मेन बुकें हैं इसमें जैसे पॉइंटर टाइप का कुछ है जिसमें हम एक जीएस को पूरा होलिस्टिक अप्रोच में जब पढ़ना चाहते हैं जल्दी जैसे जब पीटी का एग्जाम 1 दिन रह जाता ना, 2 दिन रह जाता, तो हमारे पास सारा जीएस एक बार खत्म करने को होता है। तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो हम लूसेंट क्रॉनिकल की मोटी सी जो एक जीएस की बुक आती है वो ले लो, या फिर कुछ पॉइंटर टाइप की जिसमें पूरा देखो इतनी छोटी सी बुक है, इतनी मोटी सी बुक है, पूरा जीएस इसमें कवर है। तो ये बुक हम उसको यूज करते हैं। ये हो गया। फिर हम यहाँ पे और भी बहुत सारे टेक्स्ट बुक हैं और यहाँ पे हम बात करें आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप ये देख रहे होंगे ना, ये तिरंगा एक्चुअली रखा हुआ है। बेसिकली ये तिरंगा मेरी लाइफ का ये भी एक हिस्सा है। मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी मैं जब से समझने लायक हुआ हूँ, मैं जहाँ भी रहा हूँ, बचपन से मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने ध्वजारोहण किया है। और यहाँ दिल्ली में भी हूँ तो यहाँ भी मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्वजारोहण करता हूँ। तो ये भी एक हिस्सा है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसे अपने लाइफ में शामिल करें, एंजॉय करें। नेक्स्ट वन भारत का ये मैप है, आप लोग इससे भी परिचित ही होंगे क्योंकि भारत का मैप तो भाई भारत के हैं तो हमें जानना ही भारत में क्या है, कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। आप देख रहे होंगे अब तो चीज़ें बदल गई है ना। लद्दाख येलो कलर का दिख रहा, देन उसके नीचे छोटा सा जम्मू कश्मीर। ये को भी समय था जब दोनों एक साथ हुआ करते थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलके जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, है ना। तो ये मैप भी इसका सेम वही रोल है। जैसे हमने कहा था ना कि स्टडी रूम के हमारे ठीक टेबल के पास है विश्व का मैप। तो बस हम कभी कभी क्या होता है कि नहीं, आप देख रहे हो मेरा बेड है, बेड के ठीक पास हमने लगा रखा है। तो बस कभी कभी नहीं, जब पढ़ने का मन नहीं होता, मतलब चेयर पे बैठने का, तो हम ऐसे लेट जाते हैं ना भाई। मज़ा आता ना कभी कभी लेट के पढ़ने का, अपना अलग आनंद है। तो लेट के पढ़ के जब आनंद लेते हैं ना तो इमेजिन करते हैं कभी कभी चीज़ें, तो अचानक से हमें कुछ ज़रूरत होती है इंडिया के रिगार्डिंग, तो हम तुरंत मैप को देख लेते हैं। इसलिए हमने इसे बिल्कुल सर के पास, ऐसे कह सकते बेड के पास हमने इसे लगाया है। और आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में तो होती ही ऐसी चीज़ें कि जुड़ ही रहती है ना। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये एक्चुअली इस बैग के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे अपनी एक छोटा सा मंदिर कह सकते हैं। बेसिकली मंदिर तो नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी देखिए निश्चित होता ही नहीं है ना, बस वैसे ही है। हाँ, आप देखेंगे यहाँ पे मेरी माँ, मेरे पिताजी का भी फोटो है। तो माँ नहीं है तो मैं माँ को अपने पूजा में मतलब शामिल करता हूँ, एक कहते नहीं कि देवी के अवतार के रूप में जो। तो मेरी माँ को मैं हर समय जब भी पूजा करता हूँ तो मैं उसे इमेजिन करता हूँ, वहाँ पे साथ रखता हूँ। तो सेम यहाँ पे आप देखेंगे विष्णु जी या जो भी। और एक आप देख रहे हो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि भाई ये शंख वगैरह रखा है, या आप देख रहे हो मेरे माथे पे तिलक भी लगा है। तो होता क्या कि कभी कभी हमें लगता है ना कि इंजॉय हम कैसे करें, मज़ा कहाँ से लें, है ना। तो पढ़ाई में भी कभी कभी मज़े की जब तलाश करनी होती है तो ये सब चीज़ें भी उसका एक हिस्सा बन जाती हैं। शंख बजाइए, अगर शंख आप बजाना आपको आता है तो आप बड़ा मजा आएगा। पूजा करने का जब आप शंख बजाते हैं ना तो लगता है कि वाह, एकदम कहीं जुड़ गए हम ईश्वर से। तो बस ये हो गया हमारा वो थोड़ा सा आध्यात्मिक क्षेत्र, जहाँ पे हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम दिन में कम से कम 10 मिनट नहीं 15 मिनट, कुछ भी जितना समय हो सकता है दें। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये हमारा बैग है एक छोटा सा। बेसिकली इस बैग को आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा क्या है, ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल है नागालैंड का। तो मेरा थोड़ा सा नेचर रहा हमेशा था फक्कड़ सा, मेरे दोस्तों के बीच में मैं फक्कड़ के रूप में जाना चाहता हूँ।
और शायद मेरी सफलता थोड़ा लेट से मिली है, तो भी उसका भी एक बड़ा कारण है। मैं कभी कभी ऐसे निकल जाता हूँ। तो ये मैं एज ए सोशल वर्कर टाइप का भी हूँ, सोशल वर्क करने में मुझे मज़ा आता। तो नागालैंड गया हुआ था, तो वहाँ पे हमने लिया एक याद के रूप में, वहाँ पे मेरे कुछ नागालैंड के साथियों ने दिया था। तो इस तरह से भी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में जोड़ रखा है बस। और नेक्स्ट वन, हाँ एक चीज़ और, ये देखिए ये छोटा सा कैप है, आप लगाने की तो मुझे लग रहा कोई ज़रूरत नहीं है ना आज के दिन। ऐसे ही देख लीजिए क्या है, बिल्कुल तिरंगा है। वो अभी हमने आप लोग बोला था ना कि हमने कहा था कि नहीं एक वो झंडा तिरंगा जो है, तो हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त दिन मैं इसे लगा के खूब मज़े में टहलता हूँ। और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है, हमें देख के कुछ लोग हंसते भी हैं, कुछ लोग इसे मोटिवेट भी होते हैं कि देखो यार कोई बंदा अपना अच्छे से लगा के, नहीं देखिए आप लोग खुद भी देख रहे हो, इसका लुक ही एक अलग है ना। तो ये भी इंजॉय का हिस्सा है। और साथ साथ कहते हैं कि एक आत्मभूति भी होती है, कि जुड़ाव भी होता है यार हम देश से किस तरह से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का मतलब नहीं सिर्फ कैप लगा लेना है, कैप लगाने का मतलब ये तो हम फील करने लगते हैं, है ना। तो देन दिस इज ए कैप, यू कैन टेल कॉल दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट वन, और कुछ देखिए बेतरतीब सी ऐसे ही पड़ी हुई हैं चीज़ें, है ना, बुक वगैरह। हाँ एक चीज़ और, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे। ये देखिए, ये तो शायद अभी इन लोगों को भी लग रहा होगा कि भाई ये क्या है, ये तो इंस्ट्रूमेंट हमारा है, बट एक्चुअली ये भी हमारा ही इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट इसलिए कि जब लॉकडाउन लगा था तो मुझे लगा यार लॉकडाउन में करें क्या, एग्जाम तो सारे पोस्टपोन हो रहे थे। तो बस ऐसे ही मुझे एक दिन मजे में यार क्या हम लोग कुछ करते हैं। तो बस ऐसे ही हमने एक कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना शुरू किया, मज़े लिए। 15 मतलब 1 महीने तक हमने खूब किया इंटरेस्ट लेके। टाइम तो जाता था लेकिन मज़ा आता था, एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता था। तो ये उसी का एक कह सकते हैं कि हम इसे रखेंगे ताउम्र अपने पास, कि कभी लगा कि ज़रूरत है ना कि वीडियो बना के यार कुछ करना है तो चलो भाई खड़ा कर देते हैं अपना और शुरू हो गए। तो एक इस तरह की चीज़ें भी होती हैं लाइफ में और जुड़ी हुई हैं, और हमेशा रखेंगे भी हम साथ में। और क्या, बाकी तो सब कुछ फिर बाकी बातें करते हैं। ये हमारा रूम का स्ट्रक्चर है। साइड में अगर हम बात करेंगे तो देन एक अपना एक किचन है। किचन में बस सामान सा देख ही रहे होंगे आप, कढ़ाई है। स्टूडेंट का किचन ऐसे ही होता है। हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, आप ये देख रहे होंगे स्प्राउट्स ज़रूर खाइए, खूब खाइए, मज़े से खाइए। और स्प्राउट के संदर्भ में एक बात बता दूं ना, कि इसमें आप स्प्राउट्स करिए, है ना, चने को भिगो के ना एक कैसरोल में, आप देख रहे हो कैसरोल है, मॉम लोग हमारी कैसरोल का यूज़ करते हैं रोटियां रखने में, लेकिन मैंने एक कैसरोल ख़रीदा था इसीलिए कि इस चने को स्प्राउट बनाना है और बहुत मज़ेदार बनता है। आप देख रहे हो ना, खूब बड़े बड़े से है ना निकल के आए, 3 दिन के हैं, इसमें कोई स्मेल नहीं, कुछ भी नहीं, बस मज़ा सा खाते हैं। तो इसे आप रखिए, जब भी टेबल पे रखिए, प्लेट में करके, लगे कि पढ़ते रहें, थक से रहें तो एक दो करके इसे खाते रहते हैं ना, इस तरह से चीज़ें। और हाँ कुछ एक चीज़ और लेते हैं, जैसे देखिए एक है तो सेंट है। आप सोचोगे भाई सेंट का क्या रोल है, एक्चुअली सेंट का रोल बस इतना सा है ना, कभी जब मन खराब सा लगे, नहीं यार हम भी मानो ही है ना, कभी कभी लगता है यार पढ़ने का मन नहीं है, तो कुछ नहीं, सेंट मार लो, टेबल पे अपने बैठ जाओ, टेबल के सामने चेयर पे बैठो, उस सेंट की बस भीनी सी खुशबू लो, तो भी एक एहसास होता है। तो इसलिए हम तो हमेशा इसको अपने साथ ही रखते हैं, भाई ये सेंट है अपना, बस इतना सा ही है लाइफ का यार, एक अपना छोटा सा आशियाना आप कह सकते हो, जिसमें बस सारी चीज़ें ऐसी ही है। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? जी मेरा नाम सुनील वर्नवाल है, ऐसे ऑफिशियली सुनील कुमार मेरा नाम है। और मैं ऐसे तो ग्रेजुएशन मैंने सुल्तानपुर में केनाई से किया है, जो कि एक अवध विश्वविद्यालय का एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है। लेकिन मैंने मेरा लास्ट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अभी 2019 में लॉ करी है। ओके सो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ मुखर्जी नगर की नगरी में रहते हुए अपने संघर्ष की जर्नी को आज सफलता में बदला है? अगर हम बात करें पूरी होलिस्टिक जर्नी के अप्रोच की बात करें कि हम कहाँ से शुरू की कहाँ तक पहुँचे, तो आई थिंक ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो कम से कम इसमें 12 से 13 साल लग गए। हालांकि इसमें बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हुए, जैसे मेरी माँ का देहांत हो गया, या फिर बीच में थोड़ा सा जब बीच में असफलताएं 2 नंबर से 3 नंबर से छूटने लगी, है ना, फाइनल रिजल्ट, तो मुझे लगा कि क्या शायद नेचर मुझे से कुछ और चाहती है। तो देन मैंने अपनी साइड भी चेंज करने का प्रयास किया, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा लास्ट मैंने फिर DU से लॉ करी, तो इस DU से लॉ करने के संदर्भ में भी मेरा काफ़ी सारा टाइम गया, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लग गया, बट फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड। सो
जस्ट yes. फीलिंग वेरी हैप्पी। ओके ओके। सो सर, जब आप स्टूडेंट्स थे, अब जब बच्चे होते हैं 9वीं 10वीं या एज स्कूल टाइम पे, तो जब आप क्या सोचते कि मैं आईएएस बनूंगा तो क्या, या फिर इस तरीके का विचार तब भी था कि मैं जाके सिविल सर्विसेज या यूपीपीसीएस वगैरह में जाऊंगा? जी, इसकी रिगार्डिंग मैं एक बहुत छोटी सी घटना की जिक्र करूंगा। एक्चुअली तब मैं शायद 9 या 10th में था। मेरे गांव में एक लेडी ने सुसाइड किया या उसे पॉइजन दिया गया, इतना मुझे नहीं जानकारी थी, बट मैंने देखा कि वो एक बड़ा सा एक इशू बन गया। इशू होने के बाद उसकी लाश उसके घर वालों ने फटाफट जला दी, उसके ससुराल के पक्ष वाले, जो कि मेरे गाँव में था। फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ कि सडन से बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पुलिस की आई और वो पूरा जो लाश जो जलाई जा रही थी वहाँ से उठवा, मतलब उन्होंने रुकवा दिया। फिर मतलब एक इशू सा बन गया। तो हम, मेरे दिल में अजीब सी एक विचार आया कि भाई इतनी सारी जनता, उसके बीच में अचानक एक गाड़ी आई और उसके आते ही इतना हलचल समझ गया आखिर वो क्या था। तो हमने पूछा किसी से, तो हमारे चाचा जी उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में ओबीला के स्टूडेंट थे, हालांकि आज वो अपना बिजनेस करते हैं, उन्होंने छोड़ दिया ओपीड, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये एक डीएम की गाड़ी थी। और तब मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि यार एक डीएम की गाड़ी आने से पूरा सोसाइटी में इतना हलचल समझ गया। तो मेरे दिल में ना कहीं एक छोटा सा उसने स्थान बना लिया कि नहीं मुझे जो है डीएम बनना है। ओके। सो अभी आप डीएम तो नहीं बन पाए, खैर आरओ बने हो, तो आप किस तरीके से इसको अब आगे लेकर, डीएम बनने का सपना है या फिर यहीं पर आप? जी, ये बिल्कुल ये सच है कि मैं डीएम नहीं बन पाया। एक्चुअली जब जर्नी की हम बात करते हैं, डीएम बनने के सफ़र की बात करते हैं, तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो एक ये डीएम बनने का ख्वाब दरअसल हिंदी मीडियम वालों के लिए बेईमानी सा हो गया है। बहुत सारी चीटिंग शब्द यूज करें ना करें मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट अगर ऑनेस्टली कहें तो चीटिंग शब्द यूज किया जा सकता है। जिस तरह से चाहे यूपीपीसीएस मतलब यूपी सर्विसेज कमीशन में या यूपीएससी एक चीटिंग सी करती है हिंदी मीडियम वालों के साथ, दोयम दर्जे का व्यवहार वाकई में किया जाता है। हो सकता है मैं अपनी बात करूं कि मेरे साथ टैलेंट नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके पास एक्चुअल में टैलेंट था, बट उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि दोयम दर्जे का तो व्यवहार होता है इसलिए मैं नहीं हो पाया। लेकिन हमारे बीच से मेरे अपने मित्र हैं, बिहार में आईपीएस हैं, आईएएस हैं, फिर गुजरात में भी आईएएस हैं, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जो आईएएस आईपीएस हैं, एसडीएम हैं। तो लगता तो है यार कि मैं नहीं बन पाया। दोस्त से बात होती है, जैसे अभी मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करी, आईपीएस है बिहार में, तो उसने मैसेज मतलब एक विश किया गया यार बहुत अच्छा है, एक अच्छा अचीवमेंट है। हाँ, तुम यार तुम्हारी जर्नी मुझसे ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि मैं तो फटाक से नौकरी पे आ गया और तुम लगातार 2 नंबर से 3 नंबर से है ना छूटते रहे। जैसे होता क्या ना कि मतलब कभी कभी वो छोटी सी चीज़ लगता है 1 नंबर 2 नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट 1-2 नंबर की चीज़ें आपको ना सिस्टम से बाहर कर देती है। ये नए एस्पिरेंट को तो खैर नहीं समझ आता होगा कि 1-2 नंबर का दर्द क्या होता है। हाँ, नए बच्चों को तो ये लगता है कि नहीं अरे अभी हम कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सच बोलूँ तो जब हम भी आए थे तो अब मतलब एक बहुत आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं आया था तो मेरे सामने ही 3rd रैंक हिंदी मीडियम से यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था, किरण कौशल जी का। तो हमारे मेंटर हैं सुजीत भैया हैं, हिस्ट्री पढ़ाते थे, और एसके पांडे जी जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो एसके पांडे जी से मेरे बड़ा मतलब सानिध्य, बड़े भाई जैसा उनका प्रेम रहा है। उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया, सुजीत भैया ने भी बताया है। तो मैं सुजीत भैया से मैं एक बार जरूर कहता था, भैया मैं चाहता हूँ ना कि हिंदी मीडियम से कोई टॉपर नहीं हुआ है तो मैं हिंदी मीडियम का टॉपर बनूँ। तो ठीक है, वो हो तो नहीं पाया, मतलब जो भी सिस्टम में इतना ज़्यादा मतलब मिक्सअप हो गया कि चीज़ें नहीं हो पाई। चाहे वो यूपीएससी ने करी या एक डीपी अग्रवाल का नाम अगर आप लोग सर्च करोगे हिंदी मीडियम के लिए काल कहा जाता है उसको, तो डीपी अग्रवाल के आते ही सारी चीज़ें बदल गई और हम लोग बहुत पायदान पे पीछे छोड़ दिए गए। सीसैट रूपी एक कीड़ा लाया गया, वो डाल दिया गया यूपीएससी में, और इसके कारण जो है हिंदी मीडियम के बच्चे बाहर होते चले गए। उसका शिकार मैं भी हुआ। तो कह रहे लगा कि चलो ठीक है, मैं कर तो नहीं पाया, लेकिन एक फिर दिल में बात आने लगी अब हम छोड़ दें क्या यार तैयारी, मैं यार कुछ तो कर ही नहीं पाया, आईएएस नहीं बन पाया। तो फिर लगता था नहीं कि जैसे धीरे धीरे अब इंटरेस्ट सा खत्म होने लगा था, कभी मैं फील्ड ही छोड़ने लगा। जैसे मैंने कहा ना कि पीछे अभी की मैंने लॉ करी, लॉ में मुझे इंटरेस्ट आने लगा, बहुत सारे दोस्त थे और नहीं एक एक्सपोजर भी है। हम जब हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं तो हमें मज़ा सा आता है, नहीं अपनों के भीड़ में आर्गुमेंट करते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो लेकिन बार लेकिन पेरेंट्स से कहते थे भाई माँ तो अभी हाल ही में मेरी ख़त्म हुई है, तो लेकिन बाकी के जो घर के लोग होते थे वो लोग कहते थे नहीं इसके लिए तुम्हें नहीं भेजा गया है, तुम जिस तैयारी के लिए आए थे वो तो। और उसका मैं आज अनुभव भी कर रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन जैसे कि जो परसों रिजल्ट आया है तो आरओ का रिजल्ट है, मतलब यूपी पीसीएस से वो होता है, और उसका रिजल्ट जो आरओ का आया है मेरा 3rd रैंक भी है, अच्छा रैंक भी है। लेकिन कहते हैं ना कि हम जो एक गोल लेके आए थे, टास्क लेके आए थे आईएएस बनने का, वो तो नहीं मिला। लेकिन तब मुझे लगता था यार अब मैं आईएएस नहीं बन पाऊंगा, सब छोड़ दूँ। लेकिन जो मेरा सिलेक्शन जो भी हुआ है, जिस सिलेक्शन के बाद हम आज आपके सामने हैं,
इस सिलेक्शन के बाद भी मेरे घर वालों की इतनी खुशी मिली है, मैं उनकी खुशी को देख के मैं खुश हो गया। और उससे मज़ेदार बात बताऊं, आप लोग पता नहीं बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम 30 से 40 मैसेज ऐसे हैं कि जो उसमें कोई छोटा भाई है, कोई मित्र है, कोई कुछ है, और कॉल तो जितने उन लोगों का अलग है कि उन लोगों का एक कहना है कि यार लगता है जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब कुछ लोग यहाँ पे हैं, मुखर्जी नगर में हैं, कुछ लोग इलाहाबाद में शिफ्ट कर गए हैं, कुछ लोग सेलेक्ट हो गए हैं। जो सिलेक्टेड है, मेरा दोस्त असिस्टेंट कमांडेंट है, वो अभी बनारस में जो है अपना बनारस में जो शंकर जी का काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसकी सिक्योरिटी में है। उसने एक ही बात बोली, यार तेरा रिजल्ट देखा तो मुझे लगा कि जैसे मेरा रिजल्ट हो गया। तो ये जो फीलिंग है ना, इस फीलिंग को जब मैं अब महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि यार वाकई में मैं IAS नहीं बन पाया और मैं सफ़र छोड़ देता तो शायद ये मैं महसूस नहीं कर पाता कि मेरे लोग इतना मुझसे जुड़े हैं या एक अपनत्व महसूस करते हैं। सो अगर हम बात करें, जब आपका रिजल्ट आया था उस टाइम पे आप डेफिनेटली मुखर्जी नगर में होंगे, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह का और आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम? ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। मैं अपनी ही बात करूँ, एक्चुअली बार बार हमने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं कि जिसमें असफलता, हाँ, जैसे कभी 2 नंबर से छूट गया। जब मैं DU के कैंपस में, जैसे बताया मैं 2019 में ही मेरा खत्म हुआ DU में, तो हम कैंपस में ही रहते थे, तब तक अचानक से रिजल्ट आता था। तो रिजल्ट आने के बाद मेरे दोस्त लोग कहते हैं पार्टी होगी, तो मैं बोलता था नहीं, पहले रिजल्ट देख लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट जब आना होता तो सुबह से ही पता चलने लगता है। तो दोस्त लोग आज शानदार पार्टी करेंगे, बट ईश्वर ने हमें ऐसा मौका ही नहीं दिया कि कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से। जो ये फाइनल रिजल्ट रह जाता था तो बड़ी मायूसी सी होती थी। बार बार खुद को फिर है ना लड़ाई में लाके खड़ा कर देना आसान नहीं होता है। तो इस बार रिजल्ट जब हुआ तो एक मेरा छोटा भाई है पंकज, जो है ऐसे कहें कि बैड लक कि उसका नहीं हुआ, तो हम दोनों भाई मिल के ये प्लान किए कि यार इस बार रिजल्ट जो है हम यहाँ मुखर्जी नगर में नहीं देखेंगे। तो हमने प्लान किया कि हम लोग चलते हैं और यमुना जी के पास में यमुना नदी है, वहाँ घाट पर चलते हैं हम दोनों भाई मिल के, और साथ में हमारे मित्र और छोटे भाई हैं धर्मवीर जी। हम तीनों भाई जो है, उनका तो नहीं था रिजल्ट, लेकिन हम दोनों भाई जिसका रिजल्ट था और एक साथ में धर्मवीर जी, आप इधर एक बार घुमाएं, अच्छा कोई बात नहीं, हम तीनों लोग वहाँ यमुना के तट पर चले गए और फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट देखा गया तो हमारे मित्र ने इलाहाबाद से उमेश शुक्ला जी ने हमें बताया कि भाई रिजल्ट आ गया है। तो मैंने कहा ठीक है दोस्त। तो बोला कि नाम, क्या नाम लिख? तो मैंने कहा नाम पे मत देखो यार, क्योंकि मैं 1-2 बार नाम के चक्कर में भी मैं फंस चुका हूँ। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में एक बार क्या हुआ, बिहार में रिजल्ट आया और मेरा नाम देख के लोगों ने मिठाई भी बांट दी, बट फाइनली जब मैंने अपना रोल नंबर देखा मेरा था ही नहीं। तो मैंने उससे बोला कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बार तू रोल नंबर देख यार है ना। फिर रोल नंबर, उसने बोला बेटा मुझे ना तेरा रोल नंबर भी बता, मैंने नोट करके रखा था और तेरा देख के रोल नंबर है ना, तेरा सिलेक्शन हुआ, तू 3rd रैंक है कमीशन में। मैंने कहा कि अच्छा तब ठीक है, बता रोल नंबर क्या। तो बोला यार, फिर बताया उसने मेरा जो रोल नंबर था जी, और फिर मुझे बहुत खुशी हुई। ओके, मतलब मैं वो महसूस कर, मतलब उसे मैं एक बार फिर से महसूस करना खुशी कितनी थी, और उससे ज़्यादा खुशी मेरे उस दोस्त को थी जिसने मुझे बताया था। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियाँ बहुत क्षणिक होती हैं, दुख और सुख क्षणिक होते हैं। मेरा छोटा भाई पंकज मेरे साथ था, तो मैंने अपने मित्र को कहा कि एक और रोल नंबर देखिए या नाम ही देखिए। तो पंकज का हमने देखा रोल नंबर या नाम, तो पंकज का उसमें नहीं था नाम। तो मतलब मेरे आँख से आंसू छलक आए। तो फिर मुझे लगा कि यार मेरी सफलता जो है अभी अधूरी रह गई। राइट। तो मतलब वो जो महसूस करने की बात होती है ना, अचानक से बहुत खुशी हुई, और फिर अचानक से अपना ही भाई है, छोटा है, उसका जब नहीं हुआ ना तो मतलब लगा कि यार क्या। फिर हम लोग मतलब वहाँ से एकदम मन खराब हो गया। मतलब ऐसे तो सोचे थे सिलेक्शन हो जाएगा तो दोनों भाई एकदम तहलका मचाते हुए आएंगे, लेकिन फिर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर होगा। ओके, बिल्कुल। वो छोटा भाई मतलब है, एफर्ट करता है, निश्चित तौर पे उसका होगा। जब वो फाइनल क्या कहते हैं एग्जाम तक पहुंचे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो सर अगर बात की जाए, आपको करीब 10 साल हो गया प्रिपरेशन करते हुए, तो सर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि घर वाले के प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, हम पैसे खर्च भेज रहे हैं, खर्चा हो रहा है, और साथ में और अगर बात की जाए आप भी डिमोटिवेट होते होंगे। हाँ, तो ये अच्छा, एक मजेदार बताया ना, घर वालों को समस्या कम होती है। हाँ, लेकिन घर वाले तो वो पैसे देते हैं, पूछते भी नहीं। धीरे धीरे पहले वो रिजल्ट पूछते हैं क्या रहा कैसा रहा, फिर बाद में वो जानते हैं कि रिजल्ट होगा तो बता ही देगा, तो पूछते ही नहीं है। हाँ, लेकिन पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, या मतलब आप समझ सकते हैं समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्हें आप भी जानते हैं। बेसिकली हम उन्हें समाज के असामाजिक तत्व नहीं कह सकते हैं। अगर हम कहें उनको हम पॉजिटिवली ले तो हमारे लिए एक तरह से मोटिवेटर होते हैं, क्योंकि वो चैलेंज हमें करते हैं कि तू सेलेक्ट होके दिखाते हैं कि हाँ हम कहाँ पे और हमें कहाँ जाना है। हाँ, एक हम उन्हें पॉजिटिव में हमें लेना है। आप मतलब हमेशा से वो रहे हैं और आगे भी रहेंगे, तो हमें उसको मतलब ये नहीं इशू ऐसे नहीं बनाना कि नहीं वो हमारे वेल विशर्स नहीं है। कहते हैं कभी कभी निगेटिव चीजें भी आपके लिए वेल विशर्स का काम करती है। वो भी आपके इस सफलता के बाद आपको बधाइयां। हाँ, निश्चित खूब मतलब कॉल आया एकदम मजेदार। मतलब यही तो मजेदार लगा कि अरे यार वो भी इंजॉय कर रहे हैं, बोले अरे बेटा मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी की तेरा सिलेक्शन हो गया। राइट।
तो मेरे मन में तो चल रहा था बेटा बुड्ढे साले तू तो क्या सोच रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो हमें भी क्या है। Yes. और वैसे भी क्या है, अब सिलेक्शन के बाद सब कोई बराबर हो जाता है ना, कोई ये सोचना भी नहीं सर अगर हम बात करें कि आपने जो 10 साल दिए हैं यहाँ पे, तो कभी क्या कमियाँ रही हैं अगर आप पर्सनली शेयर करो, कब को, क्योंकि पता तो चलता है जब आप एग्जाम में नहीं होते हो फाइनल लिस्ट में, बिल्कुल, हाँ। तो कहीं ना कहीं लगता है आप नापते हो कि हाँ ये कौन सा पोर्शन मेरा वीक था या फिर कहाँ पे मैं पीछे रह गया। हाँ, इसके संदर्भ में मैं जरूर बात करूंगा कि जैसे होता क्या कि जब हम तैयारी के संदर्भ में आते हैं तो हमें लगता है कि हम ही बॉस हैं, है ना। Yes, right. उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि बॉस तो कहना थोड़ा सा गलत होगा, इसे एक दूसरे परसेप्शन से लेते हैं कि हम लोग जो अपने घर से चलते हैं तो हमारे माँ बाप के वो सपने नहीं होते कि हम आईएएस बन जाएं, वो आईएएस का सपना हम अपनी आंखों से देखते हैं और हम अपने माँ बाप को दिखा देते हैं। right. तो वहाँ से बैठे बैठे वो भी हर बार जब रिजल्ट आता तो देखने लगते हैं कि मेरा बेटा हुआ कि नहीं हुआ, जबकि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। मैं आईएएस बन जाऊंगा तो उन्हें बहुत बड़ी खुशी, वो अधिकारी बन जाएंगे, लाल बत्ती की गाड़ी लेके घूमेंगे, वो नहीं घूमते हैं। बस उन्हें खुशी होती है जब पेपर में नाम छपता है हमारा कि माँ बाप हो उसको हाँ, तो यही होता है। तो इस संदर्भ में जब हम बात करें कि वो होता क्या है कि जब हम तैयारी कर ले, मैं अपनी व्यक्तिगत अपनी बात करूं या हमारे एक दो हमारे मित्र हैं दुर्गेश त्रिपाठी हैं, वो भी हमारे इस पूरा यात्रा के सहयोगी रहे हैं। और एक बैड लक ये रहा कि इस बार जैसे उनका इस बार भी नहीं हुआ, जबकि उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत करी थी। मैं ये आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे अच्छे मित्रों ने मुझसे ज़्यादा मेहनत की थी, उनका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, डेस्टिनी है, आज नहीं तो कल उनका निश्चित तौर पर होगा, अच्छा होगा। तो हमारे मतलब तैयारी के साथी भी रहे हैं, तो हम लोग यूपीएससी की तैयारी है, एक हमारा छोटा भाई जैसा है डीडी सिंह है, हम दोनों लोग या दुर्गेश जी जो भी, हम लोग जब तैयारी करने के लिए हम लोग एफर्ट करते थे ना, तो वही एक हमने एक ही गलती की, मुझे जो लगता है कि हम जो इतना समय हमने खर्च किया ना, अगर इस समय को ऐसे ना खर्च करके 2 साल अगर हम हिंदी छोड़ के अंग्रेजी मीडियम कर लिए होते तो शायद आज हम आपके चैनल के सामने नहीं होते, हम कहीं कोई जिला पकड़ के ना वहाँ पे हो सकता है डीएम बन के घूम रहे होते जी। मतलब आप शायद समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसका क्रक्स बताऊं कि मीडियम एक बहुत बड़ा रोल अब निभा रहा है सिलेक्शन करने में। मतलब अगर आईएएस बनने का आपने ख्वाब देखा है तो हिंदी से अगर आप जा रहे हैं या किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में आ रहे हैं तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं है सर, हिंदी मीडियम्स का भी सिलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन प्रॉपर आईएएस अगर आप देखोगे तो 1-2 रिजल्ट होते हैं सर, तो कुछ कम स्टूडेंट्स में भी तो हो सकती है। बिल्कुल, हाँ, मैं उसकी चर्चा जरूर करूंगा, मैं बात करूंगा स्टूडेंट की कमियां क्या होती हैं। स्टूडेंट की कमियां क्या होती हैं कि एक तो अच्छे सोर्सेज नहीं मिल पाते, दूसरी जो कोचिंग है मार्केट में, मैं कोचिंगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कोचिंगों को बस छोटा सा ब्लेम इस संदर्भ में करूँगा कि कोचिंग को लगता है कि बिजनेस हो गया है, बच्चा जब नहीं एफर्ट करना चाहता तो मैं क्यों करूँगा। तो बस यही है कि ना कोचिंग वाले बहुत अच्छा सा मेहनत करते हैं जिस तरह से इंग्लिश मीडियम के लोग करते हैं, कोचिंग वाले तो बच्चा भी उसी तरह उसको जो दिया जाता है लगता है वही अच्छा है। और सच ये है कि ना वो अच्छा होता ना कोचिंगों से दिया गया मटेरियल ही अच्छा होता, तो फाइनली बच्चा जो है बाहर हो जाता रेस से। और यही स्थिति अब लगातार यूपी पीसीएस में भी होती चली जा रही है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों का धीरे धीरे फलसफा छूटता जा रहा है। ओके, तो सर आपको काफ़ी टाइम हो गया मुखर्जी नगर रहते हुए, तो आपने किस तरीके से मुखर्जी नगर को बदलते हुए देखा है? क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे, आपने पहले बताया कि साथ ही आईएएस आईपीएस बन गए हैं, तो वो कोई ऐसे वाक्य रहा हो जो आप शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल, इस संदर्भ में जो अभी मैं बदलाव की एक बार चर्चा करता हूँ, बदलाव का मतलब बदलाव को आप ऐसे अगर आप मुखर्जी नगर का जो भी बच्चा यहाँ रह रहा अगर इस चैनल को या इस वीडियो को देखेगा तो शायद वो इस बात को हो सकता है महसूस भी करे। हम एक छोटी बात बताते हैं कि जब पहले यहाँ पे ना, आज के 4-5 साल पहले की बात करता हूँ, 2015-16 तक की बात करता हूँ, बेसिकली 2015 तक ही कहें। 2015 तक क्या होता था कि जिस दिन यूपीएससी का प्री होता था उस दिन पूरा मुखर्जी नगर का आसपास का पूरा एरिया खाली हो जाता था, लगता था जैसे मातम पड़ गया। मातम पड़ने का कारण क्या था? सारे के सारे बच्चे निकल जाते थे वो अपने एग्जाम सेंटर पे, सुबह से लगता था कोई मेला लगा, लोग बैग टांगे अपना निकले भागे जा रहे हैं। तो वो चीज़ अब नहीं दिखता, मतलब यूपीएससी की पीटी कब आ गई कब एग्जाम हो गया पता ही नहीं चलता, एक बात। दूसरा बात, जब एग्ज़ाम होता था मेंस के एग्ज़ाम के बाद ना, जो नया बच्चा जो नहीं एग्ज़ाम दे रहा होता था वो उसके मन में चलती रहती थी उसको पेपर मिल जाए, ललक होती थी मैं पेपर देखूँ कि यार इससे में क्या आया है, जीएस के पेपर में क्या आया है। तो उसके उस चीज़ को समझते हुए ना, जो जेराक्स की यहाँ दुकानें हुआ करती हैं, वो जेराक्स की दुकानों पे आप जाते तो आपको वहाँ पे ऐसे पड़े हुए मिल जाते, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, यूपीएससी का नेसे का पेपर, है ना। बट अब वो चीज़ रही नहीं गया। जेराक्स वाले से अगर हम लोग जैसे बात करते हैं, यार आप बोलता भैया आप तो कोई तैयारी ही नहीं करता लगता है यूपीएससी की, नहीं तो सोचो को वो भी एक क्रेज था। कोई दुकानदार, उस जेराक्स वाली दुकानदार को ये पता है कि मेरे पास 50 कापी या 100 कापी बिक जाएगी,
उसको होप था और होता भी था, हम लोग भी लेके जाते थे। अब लेकिन डिजिटल कह सकते हैं ज़माने के वजह से डिजिटल जमाने की बात नहीं है। हो सकता है कि 10% रोल हो डिजिटल जमाने का, बट डिजिटल जमाने का रोल इतना ज़्यादा नहीं है। एक कहते हैं ना, उत्साह भी नहीं दिखता है। बताने कि हमने कि बच्चों के अंदर एक उत्साह होता है, यार ये पेपर ऐसा क्वेश्चन आया है, इस कैसे क्वेश्चन आया। जैसे मैं खुद अपना 2015 का जब मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा था, तो उसमें मतलब हम लोग एग्जाम दे के आने के बाद अपने दोस्त लोग मिलते थे तो चर्चा करते थे। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि उसमें एथिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था कि आप सबसे ज़्यादा मतलब एथिकली किससे प्रभावित है, किस व्यक्ति से प्रभावित है। तो हमने अपनी चर्चा, हमने कहा कि भाई मैंने तो गांधी से लिखा है, किसी ने सरदार भगत, मतलब किसी ने भगत सिंह से कहा, किसी ने सरदार पटेल जी से कहा, किसी ने सुभाष, मतलब ये अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है ना। तो मैंने गांधी जी के संदर्भ में बात की कि भाई मैं गांधी जी से बड़ा प्रभावित हूँ और मेरे एक्टिविटी में भी शामिल है, तो मैंने गांधी जी को लिखा। तो मेरा एक दोस्त बोला कि उसने भी गांधी जी को लिखा और फिर ये चर्चा होने लगी, भाई तुमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा। तो दोनों लोगों ने जब अपनी अपनी बातें की, भाई मैंने उसमें एक बात बताई कि भाई हमने गांधी जी की आत्मकथा में पढ़ा है कि उनसे कोई पूछने आया कि भाई मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा अच्छा, तो बोले कि बापू कुछ इसको ऐसे ट्रीट करो कि गुड़ खाना बंद कर दे। गांधी जी ने कहा ठीक है, आप 10 दिन बाद आइए। तो 10 दिन बाद वो महिला गई, तो गांधी जी ने उससे कहा बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से नुकसान होता है। राइट। तो वो बच्चे को उन्होंने ऐसे ट्रीट किया कि बच्चा गुड़ खाना बंद कर दिया। तो महिला आई, फिर से उसने पूछा कि बापू आप एक बात बताइए कि आपने जो बात 10 दिन बाद कही, आप तो उस समय भी कह सकते थे कि भाई गुड़ मत खाया करो। तो गांधी जी ने कहा कि सच कहें तो मैं खुद भी बहुत गुड़ खाता था। जी बिल्कुल। तो इन 10 दिनों में मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया। मतलब मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया कि गुड़ खाना मैं कैसे छोड़ दूं। तो गांधी के विचारों में ये एक झलक होती थी कि जो चीज़ दूसरे को बताते उसे खुद भी महसूस करते, खुद भी करते थे। तो मैंने बात लिखा था और उसमें मुझे अच्छा मतलब उस पेपर में मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे। होप सो नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन अदर थी, बट वो बोला कि हाँ, वो जूनियर लड़का था मेरा, बोला भैया आप वाकई में आपने अच्छा लिखा। यस, ओके। तो एक मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। ओके सो सर, अब आपकी प्रिपरेशन जर्नी पे आते हैं कि आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया और ये जो फाइनल सिलेक्शन हुआ कब हुआ और किस तरीके का आपने टाइम टेबल फॉलो किया, पहले जर्नी बताइए आप। जर्नी भी देखिए मेरे लाइफ को ऐसे कह सकते हो ना, बड़ा ऐसे मज़ार में फंसी हुई एक नाव की तरह ना हिचकोले खाती हुई रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने क्लास 10th में देखा कि एक इंसिडेंट हमने देखा, तो मुझे लगा नहीं, मेरे दिल में के कोने में कहीं डीएम बनने का ख्वाब सा चढ़ गया। फिर मैं तैयारी के क्रम में तो नहीं आया, तब तक हाई स्कूल इंटर करता रहा। इंटर में फिर मैंने बायोलॉजी लिया और मुझे लगा कि अब मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मेडिकल की तैयारी के लिए हम गए। तो हम लखनऊ जाने वाले थे, हमारे मित्र सुनील त्रिपाठी, हमारे बचपन के यार। कब सन की बात होगी? ये सन की बात है 2002 की बात है। 2002 में हमने मेडिकल की तैयारी का प्लान किया, हम और हमारे मित्र दोनों लोग मेडिकल की तैयारी के लिए घर से हमारा बैगेज बन गया था कि कल हम निकलेंगे। तो जो हमारे मित्र, उनके भैया लखनऊ में रहते थे और उनका इराक पे नौकरी थी और हमें कल निकलना था। और आज ही पता चला उनके भैया को इराक पे जो थे उनका परमानेंट होने वाला था। परमानेंट तो छोड़ो, उनके इराक से भी बाहर कर दिया गया। हम दोनों मित्र का जो है एक सपना था डॉक्टर बनने का, वहाँ टूट गया। हम लोग वहाँ रह गए। फिर हमने फिर भी थोड़ा सा एफर्ट किया, दूसरे छोटे शहर में, अपने सुल्तानपुर शहर में जाके प्रयास करना शुरू किया डॉक्टर बनने का। तो डॉक्टर बनने की चीज़ें ऐसे ही चलती रही। तो फिर हम उसके साथ ही हम किसी ने सलाह दी कि नहीं, साथ में ग्रेजुएशन करते रहो। तो हमने ग्रेजुएशन करनी शुरू की। तो ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस था। तो मुझे इंग्लिश में बड़ा मज़ा आता था। हमारे एक सर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो उनकी इंग्लिश पढ़ाने की कला से मैं बड़ा प्रभावित था। मतलब स्टाइल से बड़ा ऐसे ऐसे करके बताते नहीं, एक जैसे क्या बोलते हैं, मतलब कभी कुछ लोगों के पढ़ाने का हाँ यूनिक स्टाइल, बड़ा बहुत मुझे बड़ा ना इंटरेस्टेड और बड़ा इंटरेस्टेड था। मुझे बहुत कहते ना, मुझे बड़ा मजा आता था उसको। मैं उनको देख के मुझे लगा यार मुझे इंग्लिश का ना प्रोफेसर बनना है। और फिर मैंने वहाँ से जो है मैंने फॉर्म भर दिया जेएनयू का। और मैं जेएनयू का सच कहूँ तो फिर मैं मेडिकल छोड़ दिया। मुझे लगा नहीं यार ये ठीक है, इंग्लिश का प्रोफेसर बनना। मैं फिर चला आया इलाहाबाद, वही जेएनयू का मैं इंट्रेंस देने आया था। और वहाँ पे एक भैया थे, मनोज श्रीवास्तव भैया, अभी वो मुंबई में पत्रकार हैं और फिल्म मीडिया में जो आप देखते हैं क्राइम पेट्रोल, उसके स्टोरी राइटर भी हैं। तो मैं उनके यहाँ रुका, तो फिर मैं गया जेएनयू का इंट्रेंस दे के आया। और इंट्रेंस दे के आने के बाद ऐसे ही उनके साथ बैठा, तो सिविल की तैयारी में उस समय थे। तो बातचीत होने लगी, तो बोले यार तुम कहाँ इसके चक्कर में फंसो, डीएम बनो। तो मेरे दिल में जो एक कोने में कहीं छुपा हुआ पहले से डीएम बनने का ख्वाब, वो फिर से जाग गया। और फिर हमने वो जेएनयू का वहीं सब छोड़ छाड़ दिया और फिर मैं प्रिपरेशन की तरफ मुड़ गया। है ना। तो इस तरह से हमने मतलब प्रिपरेशन तो स्टार्ट करी। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई कि मैं सब्जेक्ट चूज करने में मैंने गलती की और मैंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रख लिया। मतलब कोई कहते नहीं प्रॉपर गाइड नहीं हो, अगर गाइडेंस नहीं होता तो चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। मैंने इकोनॉमिक्स से तैयारी करनी शुरू की। इकोनॉमिक्स से मैंने दिया भी, अटेम्प्ट भी लिया। तब सब्जेक्ट हुआ करता था पीटी में, एक पेपर ऑब्जेक्टिव होता था
जो सब्जेक्ट का और एक जीएस का होता था। तो हमने इकोनॉमिक्स से अटेम्प्ट लिया और मतलब किसी को पता भी नहीं था। मेरा उसमें यूपीएससी पीटी क्वालिफाई हुआ 2007 की बात है। तो हमने इकोनॉमिक्स से मतलब फिर कुछ पता ही नहीं था, एक दूसरा सब्जेक्ट हमने लिया, ऐसे ऐसे करके लिख दिया, कुछ भी नहीं हुआ, है ना भाई, आपको पता ही नहीं है, चीज़ें ऐसे ही गुजर गई। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़े तो भी हम इकोनॉमिक्स ही अपना पकड़ के रखे। थोड़ा सा शॉर्ट में कर दो ये जर्नी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है। ओके। यस, ये तो आपको कर लोगे ना बाद में। Yes, yes. ठीक। तो हमने क्या किया फिर इकोनॉमिक्स, बेसिकली मैं दिल्ली आया था इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। दिल्ली इकोनॉमिक्स पढ़ने आया और इकोनॉमिक्स हमने पढ़नी भी शुरू की। मुझे कोई टीचर समझ में नहीं आया तो मुझे लगा यार इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं। फिर हमने यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया। हमने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया, हिस्ट्री हमने पढ़ना शुरू किया, जहाँ के हमने बताया कि इसके पांडे सर या फिर सुजीत भैया से अच्छा सा रोल रहा। और फिर हमने हिस्ट्री पढ़ाई शुरू की। हिस्ट्री पढ़ने के संदर्भ में देखिए मेरी लाइफ में ना, ऐसे मेरी नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का यूपीएससी में परिवर्तन के दौर से हम लोग गुजरे हैं। हमारे फेलोर होने का या इतना टाइम लग जाने के कारण सिर्फ हमारी बहुत सारी कमियां नहीं रही हैं, लगातार परिवर्तन होता रहा। जैसे कहा मैंने इकोनॉमिक्स बदल के हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। हिस्ट्री में जैसे मेरी पकड़ बनी, तब तक क्या हुआ कि यूपीएससी ने बदलाव कर दिया, सब्जेक्ट खत्म कर दिया। सीसेट आ गया, सीसेट के चक्कर में फंस गए। सीसेट से जब हम उभरे, हम मेंस लिखना शुरू किए, तब तक उसने क्या किया, पूरा मेंस का पैटर्न चेंज कर दिया। और उस मेंस के पैटर्न में जब तक ईच2 होते तब तक हमारा खत्म हो गया, है ना। वो ऐसे कर सकते यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हुआ। यूपीएससी का जब अटेम्प्ट खत्म हो गया तो फिर हमारे पास विकल्प भी खत्म हो गए। तो हमें लगा कि अब क्या करना चाहिए यार। जी बिल्कुल। तो एक विकल्प कहते हैं ना हर किसी को रखना चाहिए, तो हमने फिर DU से ला करना शुरू किया और साथ साथ फिर हमने स्टेट पे फोकस किया और स्टेट पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मैंने लगभग आपको बताएं उत्तर यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड और मतलब हिंदी मीडियम के जितने भी स्टेट हैं, हाँ, हिंदी मीडियम के जितने भी स्टेट हैं, मैंने सारे के मेंस दिए। और झारखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, मैंने तीन स्टेट के मैंने इंटरव्यू भी दिए। और मेरा बस सही बैड लग रहा कि कभी 2 नंबर से कभी 4 नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, सो टाइम टेबल आपने क्या फॉलो किया अपने जर्नी में? हाँ, टाइम टेबल की बात करें तो देखिए ऐसे ही स्टूडेंट हमेशा जो हम टाइम टेबल बनाते हैं तो बेसिकली एक आदर्श होता है। जी बिल्कुल। और आदर्श तो मैं हमेशा मजे की बात बताऊं, मेरे टाइम टेबल का आदर्श हमेशा 17 घंटे रहता, तो मैं 17 घंटा पढ़ूंगा। और वो आदर्श ही सच होता था, कभी भी नहीं होता था। और ऑनेस्टली कहें कि मतलब मैं अपनी बात करूं या किसी की भी बात करूं, तो अगर आप डेली 5 से 7 घंटे भी अगर आप बैठते हो चेयर पे बैठकर, अगर 5 से 7 घंटे भी बैठते हो, पढ़ते हो, तो दैट्स मस्ट सफिशिएंट। मैं ये भी नहीं कहूँगा 2 घंटे पढ़ के आप काम चला लोगे, और ये भी नहीं कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने, अगर 5 से 7 घंटे बट आप डेली पढ़िए तो मच सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें आप जैसे बेड पे लेट के पढ़ रहे, कुछ मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो उसे हम उसमें नहीं शामिल करेंगे, 5 से 7 घंटे में शामिल होंगे। ओके, सो अगर आपकी स्ट्रेटजी की बात करें, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, स्ट्रेटजी एक्चुअली कभी, जैसा कि हमने कहा कि भाई यूपीएससी में लगातार हम यूपीएससी जब फोकस किए तब स्ट्रेटजी बनाते थे, तब उसके लिए हम निश्चित तौर पर स्ट्रेटजी बनाते थे। स्ट्रेटजी आप कह सकते हो तो भाई फेल हो गई क्योंकि मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हुआ, बट ऐसा भी नहीं रहा। हमने भी बहुत सारी चीज़ें उसमें अचीव की है। आज की डेट में तो बच्चों का पीटी भी नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि जर्नी में एक वो भी एक माइलस्टोन है। तो स्ट्रेटजी हमारी हमेशा से ये रही है कि हम पीटी की सिर्फ तैयारी नहीं करें, मेंस की भी तैयारी करते रहें। जैसे कि पीटी आने के बाद होता है कि जब हम पीटी पास करते हैं तो उसके बाद मेंस लिखने के लिए 2 से 3 महीने ही होता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पीटी की तैयारी करते हैं, जो पीटी हो जाता है तब मेंस की तैयारी करते हैं, तो वो टाइम इतना होता ही नहीं है। हमेशा तैयारी का क्रम इस तरह से होना चाहिए कि मेंस की तैयारी और पीटी की तैयारी एक साथ होनी चाहिए। हाँ, जब पीटी का एग्जाम आ जाए नज़दीक में, 1-1.5 से 2 महीने रह जाए, तो आप मेंस की चीज़ें को साइड कर दिए, सिर्फ पीटी पे फोकस हो जाइए। ओके, सो सर अगर आप जब आरओ ऑफिसर बन गए हो तो अब क्या डेवलपमेंट या किन चीज़ों पर आप फोकस करोगे अपने फील्ड में देखा जाए? देखिए, आरओ का एक्चुअली जो हमारा फील्ड है, मेरा चूँकि कमीशन में हुआ, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है, उसमें मेरा चयन हुआ आरओ के पद पे। तो वहाँ पे मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, इस तरह की चीज़ें करने का नहीं है स्कोप। लेकिन जैसा कि मेरी डेस्टिनी भी अभी ये नहीं है, मैं यहाँ पे आरओ पे ही मैं नहीं रुकना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि मैं IAS बनने का ख्वाब देखा करता था, मेरे पेरेंट्स ने भी देखा, मेरी माँ ने देखा, जो कि नहीं रही। तो अभी मेरे पास विकल्प है कि मैं एक SDM बन सकता हूं, तो मैं SDM के लिए पूरा एफर्ट करूंगा और होप्स हो कि बहुत जल्दी SDM बन के तब फिर मैं कुछ बेहतर सोसाइटी के लिए ज़रूर करूंगा। ओके, सो जो नए एस्पिरेंट हैं वो UPPCS या UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, UPSC या UPPCS की तैयारी करने वाले, अब मैं इनके लिए एक ज़रूर शब्द कहूँगा कि UPSC और UPPCS की तैयारी में अंतर रह ही नहीं गया है। राइट।
एक्चुअली हुआ क्या है कि दोनों का सिलेबस लगभग सेम हो गया है, और यही कारण है कि यूपीपीसीएस में बाहर के बच्चे भी एंट्री मारने लगे हैं ना। तो हमें सोचना ही नहीं है, दोनों का सेम पैटर्न हो गया है, एग्जाम भी लगभग थोड़ा सा ही अंतराल पे एग्जाम हो रहा है, तो इसलिए हमें दोनों को फोकस में रख के चलना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी समस्या है, उन्हें थोड़ा सा उनके लिए मैटर भी अवेलेबल नहीं है, एफर्ट भी नहीं करते हैं। और हिंदी मीडियम वालों की जो सबसे बड़ी समस्या, मैंने भी उसको फील किया हूँ कि हम कभी समूह में एक कहते ना एक हेल्दी ग्रुप हमारे पास नहीं बन पाता है, और हम थोड़ा थोड़ा चीटिंग भी कर लेते हैं। मेरे साथ तो ये नहीं रहा, मैं कभी चीटिंग वाले में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा फक्कड़ टाइप का आदमी हूँ। मेरे पास जो कुछ भी सब आपका है ले जाइए। कुछ हमारे ऐसे भी लोग रहे हैं कि जब हम रूम पे जाते हैं तो अचानक से पहले दरवाज़ा खोलते ही नहीं है, दरवाज़ा 5 मिनट बाद खोलेंगे। जब 5 मिनट पूछेंगे क्या किए, तो पता लगता है कोई किताब छुपा के रख दी। ये हिंदी मीडियम वाले की छोटी सी समस्या है। यस, राइट, ओके। सो अगर आपको, हाँ, मैं अपने गाइज को, मतलब जो नए एस्पिरेंट को जरूर कहूँगा, हमेशा ईमानदारी करिए। कभी कोई आपके टैलेंट को नहीं ले जा सकता है। किताबें मार्केट में है, वो खरीद सकता है। आप जब शेयर करोगे ना, तो ऑनेस्टली तो सामने वाला भी आपको कुछ दे के जाएगा। और वो हो सकता है कि वो आपको, आप उससे 10 पॉइंट दोगे तो हो सकता है वो आपको 10 की जगह 1 ही दे, बट आपके उस एक को आप जो पालोगे ना, हो सकता है वही आपको सफल कर दे। ओके, सो आप काफ़ी टाइम तक मुखर्जी नगर में रहे हो, तो यहाँ बजट देखा जाए तो एक स्टूडेंट्स का रूम और खाने वाने का, जैसे कि आप खुद से प्रिपेयर करते हो, किचन है आपके पास, तो किस तरीके का आपका बजट रहा है? एक्चुअली मेरे दोस्तों के बीच में मैं थोड़ा सा कुछ दूसरे टाइप के रूप में जाना चाहता हूँ। मतलब जैसा कि बताया ना कि मैंने रूम के संदर्भ बताया, मैं थोड़ा सा सोशल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ, तो बहुत सीमित खर्चे में मैं जी लेता हूँ। मतलब हाँ, लेकिन ये जरूर रहा मेरे पास हमेशा अपने किसी भी दोस्तों का भी रूम का देखा जाए आपका हाँ, यहाँ पे देखिए, अभी जैसे कोविड आने के बाद रूम तो बहुत यहाँ पे सस्ते हो गए, एटलीस्ट कैसा तो 50% रेट डाउन हो गए। नहीं तो यहाँ पे जो रूम का रेंट है 7,000-8,000 रुपये होता है। अगर आप शेयर करके रहते तो एटलीस्ट वही 3 से 4,000 के आसपास रेंट हो गया। हाँ, आपको जीने के लिए मतलब 10,000 मिनिमम आपको बजट लेके मुखर्जी नगर आना होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच भैया कि आपने इतना कीमती टाइम दे के हमें दिया, थैंक यू। एंड सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि भैया ने डिटेल में बताया। भैया काफ़ी टाइम तक यहाँ मुखर्जी नगर में रहे हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी सफलता मिल जाती है, कुछ को टाइम लग जाता है। वो होता है कि एक चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी के एफर्ट्स कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, बस थोड़ा बहुत कहीं बहुत गलतियां रह जाती हैं, जो भैया ने भी बताई कि हाँ क्या चीज़ें होती हैं जो कि अदर स्टूडेंट्स कर देते हैं, जिससे सिलेक्शन में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी उन्होंने। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि जब हम भी जब नया नया आए थे तो हम कहते थे कि नहीं, डेस्टिनी मीन्स नथिंग, हो कुछ भी नहीं होता, 100% हमारा एफर्ट होता है। बट आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, और मेरे बहुत सारे, मैं अपना ही सिर्फ नहीं अनुभव कह रहा हूँ, मेरे साथ ही कम से कम मेरे 10 मित्र इस बार आरओ में हुए हैं, या लगातार रिजल्टों में बहुत सारे दोस्त लोग, कोई एसडीएम हुआ है, जैसे रीतू है, छोटी बहन जैसी है अभी वो, या शायद आप इसी चैनल पे आप देखेंगे रीतू का भी वीडियो है। तो आप देखेंगे ना कि बहुत सारा डेस्टिनी एक्चुअली होती है। धरती पे जितना है ना स्पेस है, आप उस पर पॉइंट लगा के, दशमलव लगा के 000 और लास्ट में 1 लिख दोगे, इतना ही हो सकता है डेस्टिनी हो। और उसके बाद के सारे डिजिट पे ना कभी आपका पॉइंट वाला जो डेस्टिनी है ना, वो भारी पड़ जाता है और आप बाहर हो जाते हो। इसलिए आपने देखा होगा मैंने भगवान को भी रखा है, तो जो भी आप जिस धर्म के, जिस भी पंथ के हैं, थोड़ी सी आस्तिकता जरूर रखें। ये मैं जरूर कहूँगा, और माने भाग्य होता है। ये मैं नहीं कहूँगा भाग्य मतलब मेहनत नहीं होती है, मेहनत सब कुछ है, लेकिन भाग्य का बहुत छोटा सा रोल होता है, और कभी कभी आपको पीछे छोड़ देता है। तो लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं, वही भाग्य आपको फिर से ले आता है। जैसा कि मैं मानता हूँ, मैंने मान लिया, अगर मेरा मतलब मेरे पास कम से कम मेरे 15 से 18 रिजल्ट हैं, जिसमें मेरे भाग्य ने हमेशा मुझे पीछे छोड़ दिया 2 नंबर से 4 नंबर से, लेकिन आज देखिए वही भाग्य है, आज उसने मुझे लाके यहाँ खड़ा कर दिया, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं किया था इस एग्जाम के लिए। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि भाग्य मानिए, और भाग्य से घबराना भी नहीं है। चलो गाइस, ये देख रहे हो, ये मेरा नोट्स है अपना, मेरा पर्सनल हैंड राइटिंग में। ये नोट्स एक्चुअली एक सिनाप्सिस है कह सकते हो, जो हमारा एक्चुअली मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के संदर्भ में हमने जो मेंस की चीज़ें होती, जो हम बड़े बड़े से, ये देख रहे हो, ये छोटा सा जो 1 पेज का नोट्स आप जो दिख रहा है, कम से कम 10 पेज का नोट्स है, बट हमने इसे एक छोटे से फॉर्मेट में बना के रखा है। और इस नोट्स को आप देख लो, जैसे 1857 का विद्रोह है, या फिर और आगे आप देखोगे जैसे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है ना। तो ये सब ये जो नोट्स होते हैं, ये बहुत छोटे से फॉर्मेट
फॉर्मेट में होते हैं, जिनको हम मेंस के नोट्स को एक झटके में, एक दिन में पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल हम पढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा हिंदी का नोट्स है, यूपी के मेंस में आता है या आरओ में भी आता है। इसमें आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जो लगातार बार बार पूछी जाती हैं, हम उसे एक छोटी सी डायरी में अपने नोट्स में बना लेते हैं और पॉकेट में रख के चलते हैं। कभी ज़रूरत हुआ तो हम उसे, शुद्ध शब्द होता है उसमें आता है, शुद्ध अशुद्ध शब्द होता है, मुहावरे लोकोक्ति हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं, उन्हें हम यहाँ पे नोट करके रखते हैं और पॉकेट में रखते हैं कि कैसे कर लें। एक तीसरा हमारे पास एक छोटा सा और हम आपके लोगों को बताएंगे, एक मेरी अपनी डायरी सी है जिसे हम साक्षात्कार के संदर्भ में हमने बनाई थी कि किस तरह जो हम साक्षात्कार के लिए या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें क्या तैयारी करनी है। तो आप देख सकते हो कि रणनीतिक पॉइंट क्या होते हैं, हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना है। जैसे बिहार के संदर्भ में हमारा ये डायरी था कि हम बिहार में अगर अधिकारी बनने जा रहे हैं तो हम बिहार को कैसे विकसित बनाएंगे, है ना। इस तरह से कुछ कुछ हम डायरी में अपना बना लेते हैं, एक बायोडाटा बनाते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो रिटन फॉर्म में है, और बहुत सारी चीज़ें जो कुछ कुछ चीज़ें कोविड-19 के कारण शिफ्ट करने के संदर्भ में कहीं और रह गई हैं, तो वो इसलिए यहाँ पे नहीं उपलब्ध है। लेकिन आप इन सब इस तरह की चीज़ों को आप जरूर यूज करें, कुछ अपना व्यक्तिगत नोट्स बनाएं, क्योंकि वही नोट्स आपका अपना होता है जो एग्जाम के टाइम पे यूज करते हैं। सो गाइस, आपने देखा कि भैया ने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया कि वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चले और उनका क्या अनुभव रहा। भैया ने एक पॉइंट को डिटेल में बताया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।